Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की 2026 की परीक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। इस चैनल पे आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस का पार्ट 2 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। क्लासेस बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए यहाँ क्लासेस अवेलेबल हैं और ये पब्लिकली सारी वीडियोस सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ चल रहा है हमारा सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि सोशल साइकोलॉजी। आज उसकी है क्लास 3। पहले की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी क्लासेस हैं। प्लेलिस्ट का नाम है यूपीपीएससी HEO 2026 प्रिपरेशन। हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं यूपीपीएससी के द्वारा दिया गया सिलेबस बिल्कुल पॉइंट वाइज, और यहाँ पे हमारे पहले 2 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर पहली 2 क्लासेस में, ठीक है। और आज की क्लास नंबर 3 में जो टॉपिक हम करेंगे वो है सामाजिक परिवर्तन की समस्याएं, कारण एवं सिद्धांत विशेषताएं, ठीक है। सोशल चेंज प्रॉब्लम्स, कॉजेज एंड इट्स थ्योरीज। तो आज हम सोशल चेंज बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, हम जो है सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चेंज क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है। ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं, है ना, बहुत जगह पे ये वर्ड यूज होता है कि किसी चीज़ में परिवर्तन होना। परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ये भी हमने सुना है ना। तो या फिर आपने ये भी सुना होगा चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो चेंज जो है वो इस प्रकृति का नियम है। हर चीज़ जो है बदलती है, हर चीज़ की अवस्था जो पहले थी वो बाद में नहीं रहती, है ना। तो चेंज जो है वो एक बहुत ही वाजिब चीज़ है इस दुनिया की, ठीक है। अब जब बात करें हम सोशल चेंज की, तो सोशल में क्या आ जाता है, जो हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, है ना। हमने शुरू की क्लास में ही पढ़ा था कि सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, कि जिसमें हम अपने अलावा दूसरों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, बेशक उनकी प्रेजेंस हो तो इंटरेक्ट कर रहे हैं या उनके बारे में सोचते हैं इन देयर एब्सेंस, वो सब चीज़ें जो हैं सोशल साइकोलॉजी का पार्ट होती हैं। और क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी सोशल साइकोलॉजी में, कि वैल्यूज़, बिलीफ सिस्टम, हमारे नॉर्म्स, ये सब मिलके हमारा सोसाइटी बनाती हैं, ठीक है। तो जब हम सोशल चेंज की बात करेंगे तो इसका मतलब वो चेंज कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमारे बिहेवियर में, है ना, हमारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करने, अंतःक्रिया करने के व्यवहार में मिलेगा, हमारे वैल्यूज़ में, हमारे बिलीफ सिस्टम में, हमारे नॉर्म्स में, हमारे स्टैंडर्ड्स में कि क्या हम फॉलो करते हैं क्या नहीं करते हैं। कल्चर भी हमारी सोसाइटी का पार्ट होता है, तो कल्चर में ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो चेंजेस हैं वो हमें अलग अलग चीज़ों में देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार से कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी सोशल लाइफ चेंज हो रही है, ठीक है। और सोशल लाइफ का मतलब क्या है, हमारे नॉर्म्स, मानक क्या है, मानदंड क्या है, हमारे मूल्य क्या हैं, है ना, हमारे क्या विश्वास है, क्या बिलीफ सिस्टम है, किन चीज़ों को हम सही मानते हैं, किन को गलत मानते हैं, कैसा हमारा व्यवहार है दूसरों के प्रति, ये सारी चीज़ों में जो है चेंज आएगा, ठीक है। सोशल चेंज का मतलब ये। अब कोई भी चेंज की जब बात करते हैं या सोशल चेंज की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो ये कि उस चेंज का स्कोप क्या है, ठीक है, यानी कि उसका विस्तार क्या है, ठीक है,
कहाँ कहाँ वो चेंज देखने को मिल रहा है। क्या चेंज, जैसे आप अपना पर्सनल चेंज ही लगाइए, जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमें क्या क्या चेंज देखने का, हम चेंज का स्कोप क्या है हमारी बॉडी में, फिजिकल, मेंटल, है ना, ये सब चीज़ें जो है हमारी बॉडी में चेंज का स्कोप बताती है कि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में जो है चेंज हो रहा है। अब जब हम सोसाइटी की बात करेंगे, सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे, तो हम वहाँ पे हर जगह पे कहीं ना कहीं ये पढ़ेंगे कि अच्छा समाज के इस क्षेत्र में ये चेंज हुआ, उस क्षेत्र में ये चेंज हुआ, इकोनॉमिकली क्या हुआ, टेक्निकली क्या हुआ, है ना। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे स्कोप के बारे में भी स्टडी करते हैं, ठीक है। अलग से आपको स्कोप या विस्तार वर्ड ऐसे देखने को ना मिले, लेकिन ये एक मैं ओवरव्यू की तरह बता रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट ग्रैब करने में आसानी हो कि अच्छा हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, कि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से पढ़ते हैं कि कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। चेंज की जब भी बात होती है तो ऐसा नहीं है कि चेंज सिर्फ एक ही चीज़ में चेंज हुआ और वो कंप्लीट सोशल चेंज की कैटेगरी में आ गया। नो, सोशल चेंज में हमारे अलग अलग आयाम होते हैं, हर किसी में अलग प्रकार से चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे आगे इस टॉपिक को तो हम देखते जाएंगे कहाँ कहाँ विस्तार से, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में जो है चेंज हो रहा है। और चेंज क्या होता है, चेंज में होती है डायरेक्शन, ठीक है, चेंज में होती है दिशा। हम ये देखेंगे कि किस स्थान से जो है चेंज कैसे कहाँ तक पहुंचे, है ना। दिशा का मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हुआ है, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ गया है, फिर घूम के कहाँ गया है, किस प्रकार से चेंज हुआ है, तो चेंज की दिशा जो है हम वो देखते हैं, ठीक। और थर्ड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज या फिर स्पीड, ठीक है, परिवर्तन की दर। ठीक, तो ये तीन चीजें जो हैं ये आप जब भी हम चेंज की, सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे वहां पे आप किसी न किसी रूप से इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ सोशल चेंज पढ़ेंगे, सामाजिक परिवर्तन पढ़ेंगे आगे फर्दर अपनी इस क्लास में, तो वहाँ पे आप हर जगह ये पाएंगे कि हम इन तीन चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे कि कहाँ पे कैसे सोशल चेंज हो रहा है, कौन से फील्ड में। जैसे सपोज करो आर्थिक क्षेत्र में चेंज हुआ तो किस प्रकार से वो जो है हमारे सामाजिक परिवर्तन का कारण बना, ठीक है। वो चेंज, वो परिवर्तन किस दिशा में हुआ, ठीक है, कहाँ से कहाँ पहुंचे तो वो परिवर्तन कहलाया, है ना। और रेट ऑफ चेंज यानी कि उसकी दर कैसी थी, उसकी स्पीड कैसी थी, ठीक है। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जैसे कि बहुत फास्ट पेस से होते हैं, बहुत तेजी से होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो स्लो, धीरे धीरे करके होते हैं, है ना। तो ये, या कुछ मीडियम स्पीड से होते हैं, तो वो सब चीजें जो हैं हम यहाँ पे पढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब सोशल चेंज की डेफिनेशन जो अभी हमने डिस्कस करी वही एक बारी हम रीड आउट कर लेते हैं। समाज की संरचना, संस्थाओं, संबंधों, मूल्यों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज कहते हैं, ठीक है। सोशल चेंज रेफर्स टू एनी सिग्निफिकेंट, ये ध्यान देना है, सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन है ये, ठीक है। जो भी ये परिवर्तन है ये सिग्निफिकेंट है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कहीं पे। और जैसे कि अगर हम कह रहे हैं पर्सनली अगर ये कहें कि हमारे फैमिली में आज तक कोई पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, इस जनरेशन में जो है हम पढ़ लिए, तो ये आपका फैमिली का चेंज है, ठीक है। या फिर आपने कुछ ऐसा कर लिया जो आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया, ठीक है। या फिर आपने जैसे सपोज करो कि वेट बहुत ज़्यादा था और कुछ महीनों तक मेहनत करके वेट कंट्रोल कर लिया, वेट वापस नॉर्मल पे लेके आ गए, तो वो आपका पर्सनल चेंज है, ठीक है। सोशल चेंज का मतलब है समाज के लेवल पे चीज़ें, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट चेंज है, वो अलग से नज़र आता है कि अच्छा ये सोसाइटी जो है इस प्रकार से पहले ऐसी थी अब ऐसे हो गई है, ठीक। तो सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन होता है। और इन द सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, समाज की संरचना में सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होते हुए नजर आएगा, उनका कल्चर, उनके नॉर्म्स, वैल्यूज, रोल्स, रिलेशनशिप्स, बिहेवियर ऑफ अ सोसाइटी ओवर टाइम, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज एक ही दिन में आपको दिख जाएगा कि सोशल चेंज हो गया, नहीं, ओवर अ टाइम पीरियड होगा ये, ठीक है, समय के अनुसार ये चीज होगी। और जो सामाजिक परिवर्तन होता है इसके दो मेन कारण होते हैं, जो ब्रॉड रीजंस होते हैं वो होते हैं ड्यू टू
या तो एक्सोजीनस फैक्टर्स या एंडोजीनस। ठीक है, एक्सोजीनस मतलब बहिर्जातीय और एंडोजीनस मतलब अंतर्जातीय। ठीक है, एक्सोजीनस यानी बाहर के कुछ कारण रहेंगे जिसकी वजह से हमारे ये जो सोसाइटी में इतनी सारी चीजें हैं इनके ऊपर चेंज आएगा। ठीक है, बाहर के कारण कैसे हो सकते हैं, जैसे किसी कंट्री के ऊपर किसी ने, दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया, वॉर हो गई, ठीक है, उसकी वजह से ये चेंजेस आ सकते हैं। या जैसे इंडिया का एग्जाम्पल है, कितने सालों तक जो है अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे, ठीक है, कॉलोनियल सिस्टम था जो कि हमारा अपना भारत का कल्चर नहीं था, है ना। तो उस कॉलोनियल सिस्टम की वजह से कितने सारे परिवर्तन जो है हमारे देश के कल्चर में, नॉर्म्स में, वैल्यूज में आए, राइट। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आप हर घर में देखते हैं, चाय पीना। चाय जो है ये कहाँ से आया है, चाय पीने का कल्चर, ये अंग्रेजों से आया, ठीक है। तो ये हमारा एक्सोजीनस फैक्टर की वजह से, यानी बहिर्जातीय फैक्टर, कारक की वजह से हमारे समाज में ये परिवर्तन आया। ठीक है, एंडोजीनस फैक्टर क्या होते हैं, अंतर्जातीय, यानी कि जो अपने ही समाज में अंदरूनी कारकों की वजह से जो चेंजेस आते हैं उनको। अब जैसे इंडिया में सती प्रथा थी, ठीक है, तो वहां पे जो है उस फील्ड में जब हमने उन चीज़ों को सुधारा तो वो सती प्रथा जो है ख़त्म हो गई, है ना। तो ये जो चेंज आया हमारी सोसाइटी में, एक प्रथा को फॉलो करने से लेके उस प्रथा के अंत होने का और आगे समाज को बढ़ाने का, तो ये कैसा चेंज हुआ, ये हुआ अंतर्जातीय या एंडोजीनस कारक की वजह से। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है कि दो कारक होते हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस, ब्रॉड कैटेगरी पे। ठीक है, कुछ कारक जो है आर्थिक हो सकते हैं, कुछ तकनीकी हो सकते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। अब उनके अंदर भी जो है या तो एक्सोजीनस होंगे या एंडोजीनस होंगे। ठीक है, कोई भी चीज जो है वो एक्सोजीनस तरीके से प्रभावित करेगी समाज के परिवर्तन को या एंडोजीनस तरीके से। ठीक है, अब है कुछ डेफिनेशंस, जैसे हमने हर टॉपिक में कुछ ना कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैकाइवर एंड पेज ने, जिन्होंने कि सोशल कंट्रोल की भी डेफिनेशन दी थी, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इन्होंने क्या कहा कि सोशल चेंज रेफर्स टू अ चेंज इन सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये डेफिनेशंस एज सच याद करना बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है, लेकिन आप कीवर्ड्स याद रखें कि किस ने कौन सा वर्ड मेन दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि सोशल चेंज, सोशल रिलेशनशिप्स का जो चेंज है वो होता है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है। ठीक है, मैकाइवर एंड पेज के नाम से आपको चेंज इन सोशल रिलेशनशिप याद आना चाहिए। उसके बाद है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने क्या बोला कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन अर्थात उसकी संरचना एवं कार्यों में परिवर्तन है। ठीक है, सोशल चेंज मीन्स चेंज अकरिंग इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, समाज एक संगठन के रूप में है, इन्होंने बोला, और उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, उस संगठित समाज में जो चेंज है, सामाजिक संगठन में जो चेंज है वो कहलाता है सोशल चेंज। और वो चेंज कैसा हो सकता है, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी संरचना में हो सकता है और उसके कार्यों में हो सकता है। ठीक है, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नेम से आपको किंग्सले डेविस याद आना चाहिए। ठीक है, अब है एमडी जेनसन। एमडी जेनसन ने क्या कहा कि सोशल चेंज रेफर्स टू मॉडिफिकेशन इन द वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों की सोच और कार्य करने के तरीकों में जो चेंज है या मॉडिफिकेशन है वो कहलाएगा सोशल चेंज। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन लोगों के कार्य करने और सोचने के तरीकों में परिवर्तन है। ठीक, ये कहा एमडी जेनसन ने। अब एचएम जॉनसन ने क्या बोला
कि सोशल चेंज रेफर्स टू चेंजेस इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि उनकी जो संरचना है उसमें जो चेंज है वो कहलाएगा सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन समाज की मूल संरचना में परिवर्तन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें किंग्सले डेविस ने भी स्ट्रक्चर की बात की थी कि उसके स्ट्रक्चर और कार्यों में, ठीक है, संरचना एवं कार्यों में परिवर्तन है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने इनका जो कीवर्ड था वो था सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सामाजिक संगठन। और यहाँ पे जो है इन्होंने सामाजिक संगठन की बात नहीं कही जॉनसन ने, एचएम जॉनसन ने क्या बोला, सिर्फ कि सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर में जब चेंज आता है तो उसे हम सोशल चेंज कहते हैं, यानी कि समाज के मूल संरचना में जब कोई परिवर्तन आता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है, ये हमारी कुछ डेफिनेशंस परिभाषाएं हो गई जो इंपॉर्टेंट थी। फिर है सामाजिक परिवर्तन के कारण, फैक्टर्स कॉजिंग सोशल चेंज। अब हमने देखा ये शुरू में ही जब हमने डिस्कस किया था कि सामाजिक चेंज क्यों होता है, तो वो अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आर्थिक रीज़न हो गए, है ना, या आपके तकनीकी रीज़न हो गए, या ज्योग्राफिकल रीज़न हो गए, भूगोलिक या जनसंख्या के डेमोग्राफिक रीज़न हो गए, है ना। तो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि कैसे ये जो है हमारे समाज को बदलती हैं चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे जनसांख्यिकीय कारक यानी डेमोग्राफिक फैक्टर। ठीक है, तो डेमोग्राफिक फैक्टर या जनसांख्यिकीय किससे रिलेटेड होगा, जनसंख्या से रिलेटेड। अब जनसंख्या में किस टाइप की चेंजेस, किस टाइप के परिवर्तन आ सकते हैं, जनसंख्या का बढ़ना या जनसंख्या का घटना, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर का चेंज होना, राइट, और जनसंख्या में अगर कोई माइग्रेशन हो रहा है वो चीज़ आ जाएगी उसमें। आप कोई रूरल से अर्बन जा रहा है, नगरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो वो आ जाएगा, है ना। पूरी जनसंख्या में शिक्षा का दर कैसा है ना, और सेक्स रेशियो कैसा है, पुरुष वर्सेस महिला का जो अनुपात होता है, लिंग अनुपात जो होता है वो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, जनसंख्या में आती हैं। अब इन चीज़ों में अगर कोई चेंज होगा, कोई बदलाव आएगा, तो फिर वो हमारे सामाजिक बदलाव को भी रिजल्ट करेगा। ठीक है, अब इनके चेंज से जो है सोसाइटी कैसे चेंज होती है, यानी कि सोशल चेंज कैसे होता है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जनसंख्या की वृद्धि, तो जनसंख्या की वृद्धि होगी तो जितने हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, है ना। अब इतने ज़्यादा बेरोजगारी हमारी कंट्री में क्यों है, क्योंकि हमारे पास रोजगार के उतने अवसर नहीं है जितनी कि हमारी पॉपुलेशन है, राइट। जबकि ऐसा कोई देश जो कि जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और संसाधन सही मात्रा में है, तो वहाँ बेरोजगारी की समस्या इतनी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों, शिक्षा, रोजगार, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता है ना। नॉट जस्ट बेरोजगारी, इवन अस्पतालों में अगर जाएं तो समय से लोगों को इलाज नहीं मिलता, पर्याप्त अस्पताल नहीं होते हैं, पर्याप्त संसाधन नहीं होते, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उसके अनुपात में जो संसाधन है वो कम है, और इसलिए कम संसाधनों पे ज़्यादा पॉपुलेशन जब डिपेंड होती है तो उन संसाधनों पे दबाव पड़ता है। ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्रिएट्स प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स। ठीक, तो बढ़ती जनसंख्या की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कराने के लिए, हमें उनकी डिमांड्स को मीट कराने के लिए नए नए स्कूल, नए नए अस्पताल जो है वो खोलने पड़ते हैं। ठीक है, आवश्यकता बढ़ती है उस चीज़ की। पॉपुलेशन डिक्लाइन, अब पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी तो क्या होगा, यानी कि जनसंख्या में कमी होगी तो क्या होगा, जनसंख्या में कमी से परिवार संरचना, श्रम शक्ति और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होती है ना। अब ऐसी कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, या यूँ कहें कि यंग पॉपुलेशन कम है, जो कि काम करने वाली पॉपुलेशन होती है, श्रमिक जनसंख्या जो होती है वो कम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उनको ये नुकसान होता है कि अपने देश के लोग तो है ही नहीं जो कि काम कर सके, ज़्यादातर लोग जो है वो ओल्ड हो चुके हैं, तो वहाँ पे फिर दूसरी कंट्री से लोग आते हैं या ये उनको जो है काम करना अलाउ करते हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी जो है श्रम शक्ति प्रभावित होती है और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होती है। ठीक है, लो बर्थ रेट्स इन सम कंट्रीज क्रिएट एजिंग सोसाइटीज।
ठीक, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे हमने बात की कि अगर लो बर्थ रेट होगा, ठीक है, जनसंख्या कम होगी, तो वहाँ पे जो एजिंग पॉपुलेशन है, वृद्धों की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। तो एक टाइम पे उस कंट्री में नॉर्मल थी, बैलेंस थी पॉपुलेशन, ठीक है। अब क्या हो गया कि समय के साथ साथ जो है जन्म दर घटती गई और एक टाइम ऐसा आया कि वृद्धों की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो गई, यानी कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, है ना। जनसंख्या का जो परिवर्तन है वो उसमें देखने को मिला उस कंट्री में, और इस तरीके से वो सोशल चेंज है। कुछ देशों में जन्म दर के कारण वृद्ध जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे बहुत सारे पश्चिमी देश हैं जहां आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। बर्थ रेट चेंजेस, जन्म दर में परिवर्तन, चेंजेस इन फर्टिलिटी इन्फ्लुएंस फैमिली साइज, पेरेंटिंग पैटर्न, सोशल रोल्स, ठीक है। अब जैसे जैसे जन्म दर में परिवर्तन आएगा, परिवार का आकार वैसा होता जाएगा, ठीक है। जन्म दर अगर कम होगी तो परिवार छोटे होंगे और उसी प्रकार से पालन पोषण और सामाजिक भूमिकाएं प्रभावित होंगी, है ना। अब पहले के ज़माने में जब परिवार इतना बड़ा होता था, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, जन्म दर ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पे अलग रोल्स होते थे, अलग तरीके से पालन पोषण होता था बच्चों का। अब ज़्यादातर क्या है, परिवार छोटे होने लग गए हैं और फैमिली प्लानिंग और जो बच्चों का पालन पोषण है वो काफ़ी डिफरेंट हो चुका है हमारी कंट्री में भी, ठीक है। और जनसंख्या की वजह से क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, डेथ रेट में चेंज होना, यानी मृत्यु दर में परिवर्तन होना। मृत्यु दर में परिवर्तन होने से जनसंख्या संरचना और जीवन प्रत्याशा प्रभावित होती है, ठीक है। चेंजेस इन मोर्टेलिटी अफेक्ट पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अच्छा हो जाए, है ना, तो क्या होगा, कम मृत्यु होंगी लोगों की, है ना, तो मृत्यु दर जो है वो कम हो जाएगा। जैसे आज से बहुत साल पहले की अगर बात करें, 60-70 साल पहले की बात करें, तो मृत्यु दर ज़्यादा था हमारी कंट्री में, है ना। आज की डेट में कम हो चुका है उसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इम्प्रूव हुआ है, चिकित्सा के साधन बढ़े हैं। एज स्ट्रक्चर यानी कि आयु संरचना, अब बच्चों, युवाओं और वृद्धों की संख्या में समाज की आवश्यकताओं और संस्थाओं को प्रभावित करता है, ठीक है। एक बैलेंस होना चाहिए कि हाँ ठीक है, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, लेकिन जब इस एज के स्ट्रक्चर में, इस आयु की संरचना में बदलाव होता है तो फिर समाज में भी बदलाव आता है। जैसे कि हमने बात की थी कि कुछ कंट्रीज में जो है एल्डरली पॉपुलेशन, वृद्धों की ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे अब क्या होगा, वहाँ पे जो वृद्ध सेवाएं हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, है ना। तो आप ये देखिए कितनी ऐसे बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं स्पेशली, वहाँ पे ऐसे नर्सिंग की या जो वृद्ध अवस्था से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, ठीक है। माइग्रेशन यानी कि प्रवास, मूवमेंट ऑफ पीपल चेंजेस कल्चर, इकोनॉमी, ऑक्यूपेशन, फैमिली रिलेशन। अब माइग्रेट होके आ रहे हैं लोग, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी संस्कृति, अपनी अर्थव्यवस्था, अपना पैसा, पूंजी, वो सब भी लेके आएंगे, है ना, और कुछ ना कुछ उन्हें वहाँ ऑलरेडी भी मिलेगा। तो ये जब मिक्स होगा तो वहाँ जो ऑलरेडी पॉपुलेशन थी, ठीक है, उनका जो कल्चर था वो भी इससे प्रभावित होगा, है ना। तो लोगों के स्थान परिवर्तन से संस्कृति, अर्थव्यवस्था, व्यवसाय और पारिवारिक संबंध बदलते हैं, ठीक है। रूरल यूथ माइग्रेटिंग टू सिटी फॉर जॉब्स, अब ये जो माइग्रेशन है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। अगर तो गांव से शहर में लोग आ रहे हैं अब नौकरी के लिए, कमाई के लिए, तो उसको हम कहते हैं जनरली अर्बनाइजेशन, ठीक है, नगरीकरण। इसमें क्या होता है, शहरों के विस्तार से जीवन शैली, व्यवसाय, परिवार और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है, ठीक। लोग जो है ज्वाइंट फैमिली जो गांव में होती है उसे छोड़ के शहरों में आ जाते हैं, बस जाते हैं अपने कमाई के लिए, और इससे क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं अर्बन एरियाज में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, और गांव में ज़्यादातर आपको जो पीछे ज्वाइंट फैमिली थी वो रह जाएगी, वो देखने को मिलेगी। तो इसलिए अर्बनाइजेशन जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज को ज़्यादा जन्म देती हैं। और बात कर रहे थे हम माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन में एक तो अर्बनाइजेशन भी माइग्रेशन का ही पार्ट है कि आप गांव से शहर में माइग्रेट कर गए अपने संसाधनों की कमी की वजह से, पैसा कमाने के लिए, इस तरीके से। तो जो आपका एक गांव में जो एक स्ट्रक्चर था फैमिली का, जो ज्वाइंट फैमिली का था, वो अर्बन में जाके
नगर में जाके कैसा हो गया, न्यूक्लियर फैमिली का हो गया। तो वहाँ पे इस प्रकार का चेंज आया पॉपुलेशन की वजह से समाज में। और माइग्रेशन में क्या हो सकता है कि जैसे अगर किसी कंट्री में अक्रॉस द बॉर्डर्स, ये कितनी सारी कंट्रीज में आपने सिचुएशन देखी होगी कि किसी कंट्री पे जब अटैक हो जाता है तो अक्रॉस द बॉर्डर जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, एंड जो नेबरिंग कंट्री होती है वो अपने द्वार खोल देती है कई बार माइग्रेंट्स के लिए कि ठीक है आप आ जाइए, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वहाँ से जब वो लोग जाते हैं दूसरे स्थान पे, दूसरी कंट्री में या दूसरे स्टेट में, तो वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना रहन सहन का तरीका सब कुछ अपने साथ लेके जाते हैं, राइट। तो अब वहाँ पे जाके जब वो चीज़ें वही फॉलो करते हैं तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो भी कहीं ना कहीं जो है उस कल्चर से प्रभावित होती है। जब उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान होता है ना, चीज़ें कल्चर में साथ मिलके चलती हैं, तो वो वहाँ का कल्चर जो कि पहले कुछ और था अब वो मिक्स हो जाता है, एंड धीरे धीरे जो है ये समाज में भी परिवर्तन का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि जनसंख्या का घनत्व। अब जनसंख्या अगर ज्यादा रहेगी तो अगेन संसाधनों पे प्रेशर पड़ेगा, है ना, ये हमने बात पहले डिस्कस की थी। तो इससे क्या होगा, सिटीज़ जो हैं वो ओवर क्राउडेड रहेंगी, रहने के लिए घर के जो पैटर्न्स हैं वो डिफर होते जाएंगे। अब हमारे इंडिया में ही आप देख लो, जो हमारे गांव होते हैं, टाउन्स होते हैं, कितने बड़े बड़े घर होते हैं, है ना, और शहरों में आके अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई हैं और उसमें छोटे छोटे घर बनने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है और शहरों में काम के लिए लोग ज़्यादा माइग्रेट जब होते जा रहे हैं तो उनकी जो रहने की आवासीय जो नीड है उसको पूरा करने के लिए घर बनाए जाते हैं। ठीक है, और इतने कंजस्टेड एरिया में जब इतनी सारी पॉपुलेशन को अगर प्लेस करना है तो ऑफ कोर्स घर उतने बड़े नहीं होते, घर छोटे होते हैं। जबकि गांव में आप देखो रहने के लिए अलग से कमरे होते हैं, आंगन अलग होता है, पशुओं के लिए अलग होता है, बाहर से आने जाने वालों के लिए अलग से ही एरिया होता है, प्रबंध, है ना। तो कितने ज़्यादा खुले और कितने बड़े एरिया में जो है गाँव में घर होते हैं। तो हमारा पहले कल्चर उस टाइप का था। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन पहले उस तरीके से रहती थी, लेकिन जब से शहरों की तरफ माइग्रेशन हुआ है तो शहरों में जो है रहने का जो स्ट्रक्चर है, हाउसिंग स्ट्रक्चर है हमारा, वो चेंज हो गया है। तो उससे फिर हमारे समाज में भी परिवर्तन आया है। जैसा हाउसिंग स्ट्रक्चर होगा वैसे ही आपका आस पड़ोस और उनसे इंटरेक्ट करने का तरीका होगा, राइट। तो ये चीज़ें समाज में चेंज लेके आएंगी। फिर बात करते हैं सेक्स रेशियो चेंजेस, यानी कि लिंग अनुपात में परिवर्तन। पुरुष महिला अनुपात में परिवर्तन विवाह, लैंगिक भूमिकाओं और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये हम कितने बारी देखते हैं, ये आंकड़े भी जब आते हैं कि ओके कौन से स्टेट में कितना रेशियो चल रहा है, तो जहाँ जिस स्टेट में ये रेशियो जितना ज़्यादा खराब होगा वहाँ उतनी ही ज़्यादा समस्याएं आएंगी रिलेटेड टू मैरिजेस, विवाह करने में प्रॉब्लम्स आएंगी अगर सही अनुपात नहीं होगा तो, है ना। घटता लिंग अनुपात लैंगिक असंतुलन की समस्या, सामाजिक समस्या पैदा करता है। ठीक है, और भी जो जैसे सपोज फीमेल्स की, इनफैक्ट फीमेल्स की ही रेशियो कम होती है एज कंपेयर टू मेल्स इन इंडिया। तो जहाँ पे फीमेल्स की अगर जनसंख्या कम है तो जो फीमेल्स रिलेटेड वर्क होंगे या उनकी जो भूमिका होगी समाज में उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है एजुकेशन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी कि शिक्षा एवं जनसांख्यिकीय संक्रमण। अब एजुकेशन से क्या होगा, एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए एंड अल्टीमेटली सोशल चेंज के लिए। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली होंगी उतना ज़्यादा उनको पता होगा कि ओके कैसे रहना है, कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है, जनसंख्या के ऊपर जो है कंट्रोल उनका होगा। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा शिक्षित महिला होंगी, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा जो है स्मॉलर फैमिली उनकी होगी। ठीक, अब पुराने ज़माने में उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी महिलाएं, ठीक है, तो ना तो उनको चिकित्सा के माध्यम पता होते थे और जो फैमिलीज होती थी, फैमिली साइज होता था वो भी काफ़ी बड़ा होता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे महिला शिक्षित होती जाती हैं, महिला और समाज में जो पूरा परिवार अगर शिक्षित होता जाता है
तो उनको समझ आता है कि हाँ, फैमिली जो है छोटा होना ही बेहतर है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है एजुकेशन का। एंड इसी में साथ के साथ अगर हम बात करें, जैसे आपका प्रोफाइल जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का रहेगा, तो उसमें भी आपकी बहुत भूमिका रहेगी इस चेंज में, ठीक है, कि लोगों को एजुकेट करना, है ना। नॉट जस्ट कि सिर्फ स्कूल में जो शिक्षा मिलती है, एकेडमिक पढ़ाई होती है, नहीं, बल्कि अपनी हेल्थ के प्रति जो है लोगों को सचेत करना, उनके समाज में उनकी क्या भूमिका है उसके प्रति उनको सचेत करना, और किस तरीके की अगर वो लाइफ जिएंगे तो लाइफ पे कैसा असर पड़ेगा, कैसे वो एक उन्नत लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, है ना। उन्हीं संसाधनों को यूज़ करके, या मे बी संसाधन आप सर्विसेज आप बढ़ा भी सकते हैं एज अ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ठीक। तो यहाँ पे आपकी भी काफ़ी भूमिका रह सकती है समाज को इन्फ्लुएंस करने में, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गए हमारे कुछ डेमोग्राफिक या जनसंख्या रिलेटेड, पॉपुलेशन रिलेटेड चेंजेस जिसकी वजह से हमारा समाज परिवर्तित होता है। उसके बाद है हमारे तकनीकी या प्रौद्योगिकी कारक, यानी कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आ गए, हमारे दिन प्रतिदिन होने वाले आविष्कार, हमारी इनोवेशंस, है ना, जो नई नई चीज़ें तकनीकें आती हैं वो कैसे समाज को प्रभावित करती हैं, है ना। एक समय था हर कोई घर में हाथ से कपड़े धोता था, आज की डेट में हार्डली आपको कोई ऐसा मिलेगा जो हाथ से कपड़े धो रहा। पूरा समाज जो है तकनीकी के तौर पे यहाँ पे चेंज हो चुका है कि हर कोई जो है अब मशीन से कपड़े धोता है ना। तो इन्वेंशन जो है यानी आविष्कार जो है वो चेंज करता है समाज को, जीवन, कार्य और संचार के नए तरीके विकसित करता है। कितनी सारी चीज़ों पे जो है अब तकनीक का प्रयोग करके हमारा समाज चेंज हो चुका है। पहले आटा बनाने के लिए भी हाथ से चक्की चलाते थे लोग, है ना, और आज के डेट में इवन घरों में भी चक्की नहीं होती, लोग बाहर से आटा लेके आ जाते हैं। इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन, इंटरनेट या वैक्सीन, ठीक है, ये सब चीज़ें भी जो हैं, पहले खत लिखते थे, अब इंटरनेट का ज़माना है, ठीक है। वैक्सीन्स वगैरह, वैक्सीन भी क्या है, नए आविष्कार की वजह से आया है ना। इनोवेशन, नवाचार, मेक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी मोर यूजफुल एंड चेंज हिज बिहेवियर। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, उसी चीज़ में कुछ नयापन लेके आना, ठीक है। मौजूदा तकनीक को अधिक उपयोगी बनाकर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जैसे कि पहले बैंकिंग सिस्टम था, ठीक है, अब ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, यानी कि जो पहले सर्विस थी उसी में कुछ ना कुछ और नया ऐड करके, ठीक है। तो अब पहले हमें बैंक में जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, अब ऑनलाइन हम कर सकते हैं सारे काम इजीली और जल्दी से, है ना। टेलीमेडिसिन या फिर डिजिटल क्लासरूम, जैसे अभी आप ये क्लास अटेंड कर पा रहे हैं ना, बेशक आप कितनी दूर बैठे हो, तो ये भी एक जो है इनोवेशन की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। डिफ्यूजन यानी कि प्रसार, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। स्प्रेड्स न्यू लाइफस्टाइल्स, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस अक्रॉस सोसाइटीज। डिफ्यूजन मतलब प्रसार। अब एक टेक्नोलॉजी, अब जैसे यूट्यूब पे ही देख लो, आप नहीं ना कि सिर्फ ये क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप इवन यूएस में बैठे हुए किसी टीचर की भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, है ना। आप पूरे विश्व में कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी दूसरे कल्चर से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड लोगों के बारे में भी। तो उससे क्या होता है, उससे उनका वैल्यू सिस्टम भी जो है हम देख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, अपना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, नया लाइफस्टाइल, वैल्यूज और प्रैक्टिसेस एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में आ जाती हैं, ठीक है। नए जीवन शैली, मूल्यों और व्यवहारों का विभिन्न समाजों में प्रसार करता है। जैसे स्मार्टफोन्स जो है रूरल एरिया तक पहुंच गए, या फिर आज की डेट में आप देखो ये कोरियन ड्रामास बहुत चल रहे होते हैं ना, तो आजकल जो बच्चे हैं वो सारा फैशन ट्रेंड जो है वो कौन सा अपना रहे हैं, कोरियन स्टाइल, है ना। तो वो कोरियन स्टाइल के बारे में पता कैसे चला लोगों को, यहाँ के बच्चों को कैसे पता चला, थ्रू प्रसार, डिफ्यूजन के तौर से, ठीक है। टेक्नोलॉजी से उनका जो लाइफस्टाइल है कोरिया के लोगों का, उनका जो फैशन सेंस है वो हमारे देश तक प्रसारित हुआ, और फिर लोग, बच्चे जो है उससे प्रभावित हुए और उसको अपनाने लग गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ प्रसार होती है, डिफ्यूजन होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से, तकनीकी कारकों की वजह से डिफ्यूजन होता है नए लाइफस्टाइल, वैल्यूज, प्रैक्टिसेस का, ठीक है। तो उससे हमारा समाज चेंज होता है।
समाज में परिवर्तन आता है। और क्या सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्यवसाय, परिवार, प्रवास तथा वर्ग संबंधों में परिवर्तन लाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो गया कि हमारा समाज काफी बदला है ना। पहले अक्सर जो है इंडिया भी कृषि प्रधान देश था और अभी भी है, नो डाउट, बट इंडस्ट्रीज के आने के बाद से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कृषि छोड़ छोड़ के जो है इंडस्ट्रीज में आने लग गए। ठीक, तो उसकी वजह से हमारा समाज परिवर्तित हुआ। ठीक, कुटीर उद्योग के स्थान पर कारखाना प्रणाली का विकास, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। डिजिटलाइजेशन, ठीक, संचार, शिक्षा, शासन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाता है ना। अब आज की डेट में हम यूपीआई जो यूज करते हैं, डिजी लॉकर यूज करते हैं, ये सब क्या है, डिजिटलाइजेशन का नतीजा है और इनसे बहुत क्विकली हमारे काम हो जाते हैं। उसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है तकनीकी फैक्टर्स के अंदर एक टॉपिक जिसका नाम है ऑकबर्न कल्चर। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सोशल चेंज का अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वो यही है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन बनने के ऑलमोस्ट 99% चांसेस रहते हैं। कल्चरल लैग क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी है। नाम पता होना चाहिए, ऑकबर्न ने दिया था। ठीक है, ऑकबर्न ने दिया था कल्चरल लैग, ऑकबर्न का सांस्कृतिक विलंब। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, तकनीक के अंदर आता है ये, और ये होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो कल्चरल लैग इज द गैप, नाम से पता चल रहा है लैग है यानी कि विलंब है। ठीक है, डिले हो रहा है किसी चीज में, किसमें, बिटवीन रैपिड चेंजेस इन द मटेरियल कल्चर एंड द स्लोअर चेंजेस इन नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है, सांस्कृतिक विलंब वह स्थिति है जिसमें भौतिक संस्कृति तेजी से बदल जाती है, जबकि अभौतिक संस्कृति जैसे मूल्य, मानदंड, विश्वास, कानून, परंपराएं धीरे धीरे बदलती हैं, और इन दोनों के परिवर्तन की गति में जो अंतर आता है उसे सांस्कृतिक विलंब कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हमारे पास, एक तो है मटेरियल कल्चर, ठीक है, यानी कि भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति में बदलाव आ रहा है, सपोज हमने दर की बात की थी शुरुआत में, है ना, कि रेट ऑफ चेंज, इसमें आ रहा है x स्पीड से। सपोज करो, एग्जाम्पल लेते हैं भौतिक कल्चर का या मटेरियल वर्ल्ड का। अब मटेरियल वर्ल्ड में भौतिक में क्या आते हैं, सपोज गाड़ी। ठीक है, पहले बैलगाड़ी वगैरह यूज करते थे, उसके बाद मोटर गाड़ी आ गई। ठीक है, गाड़ी जो है, और उसके बाद तो मोटर गाड़ी आने के बाद से तो कितनी ज्यादा ही गाड़ियां आ गई, एंड आज की डेट में ऑलमोस्ट हर घर में आपको गाड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सपोज करो कार का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो कार का जो चेंज है, ट्रांसपोर्ट का जो चेंज है, वो हुआ x स्पीड से। ठीक है, इतनी स्पीड से जो है कार समाज में फैली। ठीक है, सबके पास। दूसरा क्या है इसमें, अभौतिक संस्कृति यानी नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक, अब इस कार को कौन यूज कर रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं। कार तो हो गई मटेरियल, ट्रांसपोर्ट के साधन हो गए मटेरियल, भौतिक चीजें। और अभौतिक चीजें क्या होती हैं, हमारे मूल्य, हमारे बिलीफ सिस्टम, ठीक है, या हमारे जो कानून बनते हैं वो, हमारी परंपराएं, ये सब चीजें। ठीक है, तो अब परंपरा, सपोज हम लेते हैं एक परंपरा कि लड़कियां जो है वो कार नहीं चला पाती हैं। ठीक है, ये एक हमारी सोच है ना। ऐसा तो नहीं देखा ना कि लड़कियों को अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो कार नहीं चला पाएंगी, वो चला सकती हैं, है ना। लेकिन इंडियन सोसाइटी में मोस्टली ये सोच देखने को मिलती है कि लड़कियां कार नहीं चला पाती हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी परंपरा या हमारी सोच। ठीक है, हमारी थिंकिंग। अभौतिक थिंकिंग क्या हुई कि गर्ल्स कैन नॉट ड्राइव। ठीक है,
या उनको ये अवसर नहीं दिया जाता। कई जगह ये भी होता है, ठीक है। कई जगह ये मान्यता होती है कि इनको, लड़कियों को चलाना ही नहीं है, और कई जगह ये मान्यता होती है कि ये ठीक से चला ही नहीं सकती हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें आ जाएंगी, ना तो इनको अवसर दिया जाता है और ना ही माना जाता है कि वो अच्छे से चला पाएंगी। तो ये जो चीज है, ये बहुत पहले तो बहुत ज्यादा थी हमारे समाज में, है ना। अब धीरे धीरे करके जो है लड़कियां चला रही हैं कार, है ना। और जो घर में लोग हैं, परिवार हैं, वो भी उनको अब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको अब वो अवसर मिलने लग गए हैं। अब उतना ज़्यादा पिछड़ापन नहीं रहा हमारी सोसाइटी में इस लेवल पे। लेकिन क्या ये जो दर है, ये जो समाज में सोचने की दर है, ये जो परंपरा की दर है गर्ल्स के प्रति, महिलाओं के प्रति, क्या ये बहुत अच्छे से, तेजी से ये चेंज हो रही है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा स्लोली चेंज हो रही है ना। बहुत ज़्यादा स्लोली चेंज हो रही है। तो सपोज करो इसकी चेंज होने की जो दर है वो इस x/10 स्पीड है, ठीक है। ये भी मैंने ज़्यादा ही ले ली, पर फिर भी एग्जाम्पल के लिए हम सोचते हैं कि जो भौतिक चेंज था, ठीक है, उसकी स्पीड थी x स्पीड। जो अभौतिक चेंज है, ठीक है, उसकी स्पीड है x/10, ठीक। तो कल्चरल लैग क्या होगा? x - x/10, ये आपका कल्चरल लैग है, या सांस्कृतिक विलंब। कि आपका जो जितनी तेजी से मटेरियल कल्चर चेंज हो रहा है, भौतिक संस्कृति जितनी तेजी से चेंज हो रही है, और जो अभौतिक संस्कृति जिस स्पीड से चेंज हो रही है, धीरे धीरे बदलती है, इन दोनों के परिवर्तन की गति में जो अंतर होता है उसे सांस्कृतिक विलंब कहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो मटेरियल चीजें होती हैं वो बहुत तेजी से चेंज होती हैं, और जो नॉन मटेरियल चीजें होती हैं, अभौतिक संस्कृति होती है हमारी, वो बहुत धीरे धीरे चेंज होती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल ले लो कि जैसे सोशल मीडिया का आना, है ना, इंटरनेट का आना, एआई का आना, ये बहुत जल्दी से जो है फैला है ना। और इसके कंट्रोल के लिए जो कानून बने हैं हमारे समाज में, वो उसके मुकाबले लेट आए हैं। और इवन उन कानूनों का जो इम्प्लीमेंटेशन है, और जितने ठीक तरीके से अगर वो चले, है ना, वो चीज़ जो है बहुत धीरे धीरे करके विकसित हो रही है। तो इन दोनों की गति में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हमेशा ये याद रखना है हमें कि दो टाइप के यहाँ पे कल्चर की बात है। कल्चरल लैग में दो टाइप के कल्चर की बात है, मटेरियलिस्टिक कल्चर यानी भौतिक संस्कृति, और नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर यानी कि अभौतिक संस्कृति। जो भौतिक संस्कृति होती है वो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती है, उसमें जो चेंज आता है तेज रफ्तार से होता है। अभौतिक में चेंज बहुत धीरे धीरे आता है, ठीक है। अब इन दोनों की जो दर है चेंज होने की, उसमें जो डिफरेंस आता है, उसमें जो अंतर होता है, उसको हम कहते हैं कल्चरल लैग या सांस्कृतिक विलंब, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक। एग्जाम्पल यही मैंने इसमें एक और दिया कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, लेकिन जो लॉज हैं, एथिकल नॉर्म्स हैं, वो उतनी जल्दी उसको कैचअप नहीं कर पाए। तो एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ के थोड़ा पीछे रह जाती है स्पीड में, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा फैक्टर है ये, किसने दिया था, ऑकबर्न ने दिया था। इसमें ये पूछ सकते हैं कि मटेरियल कल्चर जो है उसकी स्पीड तेज होती है या कम होती है ना। कंपैरिजन पूछ सकते हैं कि किसकी स्पीड के ऊपर कंपैरिजन पूछ सकते हैं, या सीधा का सीधा इसमें डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, या एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारे तकनीकी कारक खत्म हो गए हैं, अब हैं आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब इकोनॉमी यानी कि आर्थिक स्थिति जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतना ज़्यादा वो समाज जो है संसाधन जुटा पाएगा, उतना ज़्यादा समृद्धि की ओर बढ़ेगा, है ना। और जितनी ज़्यादा गरीबी होगी, इकोनॉमी कम होगी, तो उतना ही ज़्यादा वो समाज जो है दरिद्रता की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। तो संसाधनों की कमी होती जाएगी, दरिद्रता की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से जो इकोनॉमी है वो
हमारे समाज को प्रभावित करती है। और उसमें क्या क्या कारक आते हैं? सपोज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या है कि हमारी समय के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, यानी कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम कितना उत्पादन कर पा रहे हैं खुद से, हम कितनी वस्तुएं या सेवाएं हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कहलाएगी हमारी जीडीपी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी भी देश की जीडीपी अगर अच्छी है तो इसका मतलब कि वो देश अमीर है, नहीं। हो सकता है वहाँ पे जो आर्थिक अनुपात है, ठीक है, अर्थव्यवस्था का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा अंतर में हो, है ना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हों, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हों, तो उत्पादन कौन करेगा? जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, है ना। तो जीडीपी बढ़ सकती है क्योंकि उत्पादन बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है अनुपात में। तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर बोलते हैं किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि उस देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका जो है हर जो मनुष्य है उस देश में वो बहुत समृद्ध लाइफ जी रहा है। नो, इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू हाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो हमारी जीडीपी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने में जीडीपी की वृद्धि। अब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास। अब यहाँ पे पिक्चर आ जाती है कि लोगों का कैसा आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक कल्याण में सुधार करके समाज को रूपांतरित करता है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ एंड लिटरेसी इन अ स्टेट। किसी राज्य में अगर स्वास्थ्य और जो भी संसाधन है या साक्षरता है उनमें सुधार आ सकता है अगर उस राज्य के पास ज़्यादा पैसा हो तो, है ना। तो यानी कि स्टेट के पास अगर पैसा है और वो वेलफेयर में लग रहा है, तब वो चीज़ जो है लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है आर्थिक विकास की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने तकनीकी में भी पढ़ा, ठीक, क्योंकि वहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन तकनीक की वजह से होता है ना। और यहाँ पे आर्थिक में भी पढ़ेंगे क्योंकि इंडस्ट्री की वजह से पैसा आता है ना। मशीन आधारित उद्योगों का विकास होता है और समाज कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया कि लोग कृषि छोड़ के, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ से कृषि छोड़ के उन्होंने इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया है, एंड स्पेशली जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद है कैपिटलिज्म। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूंजीवाद, पूंजीवाद क्या होता है कि पूंजीवाद से समाज कैसे प्रभावित होता है। पूंजीवाद में जो आपका एक तो तबका ऐसा होता है जो कि ओनर होता है, ठीक है, जो बनाता है प्रोडक्ट्स, सर्विसेज बनाता है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मालिक हैं, ठीक है, वो क्या है, वो पूंजीवादी हैं। और जो उनके ऊपर निर्भर हैं वो कौन है, बाकी के लोग। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जाके अपने श्रम को बेचते हैं कि इसके बदले हमें कुछ पैसे मिल जाए तो हम अपना जीवन का निर्वाह कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूंजीवादी जो सिस्टम होता है, कैपिटलिज्म जो सिस्टम होता है, वो किस चीज को बढ़ावा देता है, यहाँ पे ये एक मटेरियलिस्टिक दिखावे को बढ़ावा देता है सोसाइटी में, कि जिसके पास जितना पैसा दिखेगा, जितनी मटेरियल वस्तुएं दिखेंगी, वो उतना ही जो है हाई प्रोफाइल इंसान माना जाता है। ठीक है, सो पूंजीवादी उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देते हैं ये। ठीक है, कंज्यूमर कल्चर को, यानी कि उपभोक्ता संस्कृति को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है, जिसमें व्यक्ति की पहचान, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्म मूल्यांकन उसकी भौतिक वस्तुओं को खरीदने और प्रदर्शित करने की क्षमता से जुड़ने लगता है। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा शो ऑफ जो है आप देख सकते हैं। इवन हमारी कंट्री में भी कितना होता है, क्योंकि हमारी कंट्री भी बहुत ज्यादा जो है
कंज्यूमर कल्चर की तरफ बढ़ती जा रही है ना। तो जितना ज़्यादा कंज्यूमर कल्चर में क्या होता है कि लोग ये दिखावा करते हैं कि मैं ये चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, है ना। किसी को नॉर्मल फ़ोन से काम चल जाता है, लेकिन कोई आईफोन खरीद के दिखाता है, फिर कोई उसका दूसरा पड़ोसी आईफोन खरीद के दिखाएगा, किसी ने एक गाड़ी ले ली तो उससे बड़ी गाड़ी कोई दूसरा खरीद के दिखाएगा कि मैं जो है तुमसे कहीं ना कहीं श्रेष्ठ हूँ। और इससे ना सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा बल्कि आत्म मूल्यांकन भी जो है वो प्रभावित रहता है, ठीक है, उनकी सेल्फ वर्थ भी। तो वो इसी से अपने आप को भी आंकते हैं कि हाँ मैं बहुत कुछ हूँ। तो ये समाज में इस टाइप की जो देन है वो होती है कैपिटलिज्म की, यानी कि कंज्यूमरिज्म की, कि आप कितना हाई लेवल का, कितना महंगी चीज आप कंज्यूम कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में कैसे चेंज हुआ, यानी कि श्रम विभाजन। अब पहले फॉर एग्जांपल जब बहुत साल पहले हमारी कंट्री में जब कृषि बहुत ज़्यादा होती थी, ज्वाइंट फैमिलीज रहती थी, गांव का कल्चर था, तो वहाँ पे कैसे होता था कि जैसे हमने पहले भी बात की इस चीज़ के बारे में जब हमने साइकोलॉजी में जो एल्डरली पॉपुलेशन वाला चैप्टर किया था, उसमें आपको अगर आपने पढ़ा होगा वो अभी तक, तो आपको ये चीज़ याद होगी कि हमने वहाँ ये बात की थी कि पहले के ज़माने में लोग ज़्यादातर एक पूरा परिवार एक ही काम करता था, है ना। जैसे कोई कृषि कर रहा है या कोई मिठाइयाँ बना रहा है, तो उसमें क्या होता था कि एक ही टाइप का काम सबको करना है, हालांकि सबका जो है काम विभाजित होता था, ठीक है, कि ठीक है आपको कृषि करनी है तो आपको कृषि में भी फसल लगानी है या फसल काटनी है या उगानी है या पानी देना है उनको, है ना, किस या उनकी सुरक्षा के लिए आपको वहाँ पे पहरा देना है, क्या करना है इस प्रकार से। या अगर मिठाइयाँ बनानी है तो मिठाई बनाने में कौन रॉ मटेरियल तैयार करेगा, कौन मिठाई बनाएगा, कौन उनकी फिर कटिंग करेगा, कौन सजाएगा, कौन बेचेगा, है ना। तो उसी के अराउंड जो है लोगों का श्रम विभाजित होता था, ठीक है, उनकी ड्यूटीज जो है लेबर वर्क जो है ऐसे विभाजित होता था और विद इन फैमिलीज ये चीज़ें होती थी। अब इसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा स्किल नहीं आ रही, सारी स्किल अगर आप देखो तो एक ही काम की तरफ इशारा करती हैं, कृषि या मिठाई, है ना। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, आज के डेट में डिवीजन ऑफ लेबर डिफरेंट टाइप का हो गया है, ठीक है। हमारी अलग अलग इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं, अलग अलग काम करने के तरीके हो चुके हैं और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है कि अब जैसे कोई कंपनी में आ रहा है या आप किसी भी प्राइवेट जगह पे जाओ, आपको दिखेगा रिसेप्शन पे कोई और बैठा है, कहीं मैनेजर अलग से है ना। एक नॉर्मल अगर रेस्टोरेंट में भी जाओ तो आप देखो कि बाहर कोई आपको गेट पे कोई और रिसीव कर रहा है ना, मैनेजर अलग से है, रिसेप्शन पे कोई और है, खाना कोई और देने आता है, ऑर्डर कोई और लेता है, बिल कोई और लेके आता है, कुकिंग के लिए अलग से। तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन है ना, और इनकी अलग अलग क्वालिफिकेशंस है। मैनेजर ने MBA की होगी मान लिया, कुक ने जो है शेफ का अपना क्वालिफिकेशन लिया होगा, है ना। तो हर और किसी के बिना भी यहाँ पे काम नहीं चलेगा, इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है और स्पेशलाइजेशन बहुत डिफरेंट फील्ड्स का है। जबकि पहले क्या होता था, लगभग एक ही फील्ड में कुछ ना कुछ काम कर लेते थे और हर कोई एक्चुअली में दूसरे का काम भी कर पाता था कि अगर वो एब्सेंट है तो चलो मैं कर लूँगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर शेफ एब्सेंट हो जाए तो मैनेजर तो खाना नहीं बना पाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हमारा समाज में चेंज आया है, ठीक। इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गई है हमारी, जो कि पहले काफ़ी हद तक एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी। उसके बाद अर्बनाइजेशन, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इकोनॉमिक की वजह से भी अर्बनाइजेशन का जन्म होता है, क्योंकि मेन रीज़न तो यही है कि भाई पैसा कमाना है, उसकी वजह से लोग शहरों में आते हैं, नगरीकरण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो है आपका ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण, ये भी सब आर्थिक कारक की देन है जिसकी वजह से समाज चेंज होता है। उसके बाद है हमारे कुछ सांस्कृतिक कारक यानी कि कल्चरल फैक्टर्स। अब कल्चरल फैक्टर्स में क्या होंगे, कल्चरल फैक्टर हमने देख ही रहता, कल्चर में क्या होते हैं हमारे वैल्यू बिलीफ्स, ये सब होते हैं, ठीक है। तो वैल्यू बिलीफ, नॉर्म्स, ट्रेडिशन, कस्टम्स, हमारी नॉलेज, लैंग्वेज, मतलब एक कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो सारी आ जाएंगी, ठीक है, जिनकी वजह से लोगों का
बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है और चेंज आता है सोशल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, उनके रिलेशनशिप में एंड पैटर्न्स ऑफ लाइफ में, तो वो कहलाता है हमारा कल्चरल फैक्टर। ठीक, सांस्कृतिक कारक वे मूल्य, विश्वास, मानदंड, परंपराएं, रीति रिवाज, ज्ञान, भाषा, धर्म तथा अन्य सांस्कृतिक तत्व हैं जो लोगों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संबंधों और जीवन शैली में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब ये कारक जैसे कि हमने पहले ही बात की, या तो बाहरी हो सकते हैं या अंदर के हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कल्चरल डिफ्यूजन, संस्कृति प्रसार। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमने कल्चरल लैग किया था वैसे ही कल्चरल डिफ्यूजन भी इंपॉर्टेंट है। कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है? इस प्रोसेस के जरिए कल्चरल ट्रेड्स, आइडियाज, बिलीव्स, वैल्यू, टेक्नोलॉजी, कस्टम, प्रैक्टिसेस स्प्रेड फ्रॉम वन सोसाइटी टू अदर थ्रू कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट के जरिए, संपर्क के जरिए या पारस्परिक संवाद के जरिए या अंतःक्रिया के द्वारा जो है किसी भी एक सोसाइटी के विचार, विश्वास, तकनीक, रीति रिवाज, जीवन शैली ये दूसरे समाज में भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हमने कितने सारे तरीकों की तो ऑलरेडी बात कर ली है, जैसे कॉलोनियलिज्म था, ठीक है, जो अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर शासन के दौरान किया, उससे उनका कल्चर हमारे अंदर आया। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमने अपनाई, कपड़ों पहनने का तरीका हो, चाय हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि, और इवन आज की डेट में भी जो हमारी फोर्सेस हैं वो दे स्टिल वर्क लाइक जो अंग्रेज़ों ने सिस्टम बनाया था उसके हिसाब से, है ना। और उसके बाद और स्पेशली हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, हमारे यहाँ पहले गुरुकुल्स होते थे, अलग तरीके से शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, लेकिन फिर ये बाद में स्कूल सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है इसकी व्यवस्था आई इस प्रकार से। और जैसे माइग्रेशन के दौरान हमने पढ़ा कि माइग्रेट होकर जब सोसाइटीज़ दूसरी सोसाइटी में आती हैं तो वो साथ के साथ अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज लेके आती हैं, जिसकी वजह से बदलता है। एक एग्जांपल हमने पढ़ा कोरियन फैशन का भी, है ना, कि इंटरनेट के ज़रिए, जब टेक्नोलॉजी के जरिए किसी दूसरे को जब हम देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ हमारे कल्चर में भी आती है, जिससे बदलाव आते हैं हमारे कल्चर में। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिससे कल्चरल डिफ्यूजन यानी संस्कृति का प्रसार होता है। ठीक है, तो एक संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के साथ इंटरेक्ट करती है या कांटेक्ट में आती है तो वो दूसरी वाली संस्कृति में भी बदलाव लेके आती है। ठीक है, या दोनों संस्कृति में अगर वन वे इंटरेक्शन हो रहा है तो उसमें चेंज आएगा जो कि ग्रहण कर रहा है। अगर टू वे इंटरेक्शन है तो ऑफ कोर्स दोनों साइड चेंज आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज भी जो हैं इंडिया की लेके गए हैं। उसके बाद है जैविक कारक यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जैविक कारक में क्या चीज़ें आ जाएंगी? हमारी आनुवांशिकता, स्वास्थ्य, रोग, जीवन प्रत्याशा, जन्म दर, मृत्यु दर, शारीरिक क्षमता, ये सब चीज़ें, है ना। तो जैसे हेरिडिटी, हेल्थ, डिजीज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फर्टिलिटी, फिजिकल एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो आएंगी वो आ जाएंगी हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स या जैविक कारक में। जैविक कारक में परिवर्तन है जो मनुष्य अथवा जनसंख्या की जैविक विशेषताओं को प्रभावित करते हैं और उससे सामाजिक संगठन एवं सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। ठीक, अब जैविक कारक में जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर जीन है, ठीक है, अगर वो म्यूटेट हो गया तो वो कुछ 2-3 जनरेशन के बाद जो है वो बिल्कुल ही जनरेशन में अपना इस तरीके से रूप दिखाएगा जो 3-4 जनरेशन पहले वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, जबकि वो दूसरी फॉर्म में था, है ना। तो ये इस प्रकार से जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो हमारी समाज को जो है उसके रूप को, उसके स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सोशल चेंज में हमारे वैल्यू, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे बिहेवियर, ये सब चेंज होते हैं, साथ के साथ हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, उसकी संरचना में भी परिवर्तन आता है, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद ज्योग्राफिक यानी भूगोलिक फैक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से काफ़ी मेजर चेंजेस आते हैं हमारे समाज में। तो ये किस प्रकार के कारक हो सकते हैं?
जैसे जलवायु हो गई, स्थलाकृति, नदियाँ, पर्वत, मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन तथा प्राकृतिक आपदाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं और सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जैसे क्लाइमेट, लैंड फॉर्म्स, रिवर्स, माउंटेन्स, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल डिजास्टर्स, ये जो है ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं और सोशल चेंज लाती हैं। अब जैसे आपने सुना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या था वो? सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, है ना, इंडस रिवर के किनारे वो सोसाइटी, वो समाज बसा हुआ था। ठीक, तो पहले के ज़माने में तो यही होता था कि उस टाइम पे नदियों के किनारे आपको समाज देखने को मिलेगा, क्योंकि वहीं पे जो है उनका जीवन निर्वाह पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि पानी की व्यवस्था है, वहीं पे जो है प्रकृति अनाज पैदा करेगी, इस टाइप की चीज़ें जो होती थी, तो उनका जीवन का निर्वाह ज़्यादातर नदियों के किनारे पे होता था। पहले समाज इस तरीके से होता था, है ना। तो एक तो ये रीज़न है, जहाँ जहाँ पहले नदियाँ होती थी उनके आसपास समाज बसा होता था। उसके बाद धीरे धीरे जो है समाज जहाँ जहाँ उनको पानी मिलता गया, माइग्रेट होते गए, तो वहाँ वहाँ जो है अलग अलग जगहों पे बसता गया ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। ठीक, और क्या है कि जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं आ गई, ठीक, प्राकृतिक आपदा आ गई तो या तो वो समाज वहाँ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, या फिर वो माइग्रेट करके किसी दूसरे जगह पे आ जाता है, जहाँ पे वो फिर वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, राइट। और क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में आप देखो कि कुछ कंट्रीज़ या कुछ सिटीज़, जैसे इंडिया के कुछ स्टेट्स इतने ज़्यादा गर्म है कि वहाँ पे एसी के बिना काम नहीं चलता, है ना। एंड वहीं इसके विपरीत कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पंखे की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, या कुछ कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि वहाँ पे उनके घरों में पंखे भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है उस हिसाब से फिर वहाँ के जो सुविधाएं हैं, वहाँ का जिस हिसाब से समाज का रहन सहन है उसको प्रभावित करता है। लोगों के घर उस हिसाब से बनते हैं, है ना। जैसे बारिश वाले जो प्रदेश होंगे वहाँ पे घरों का जो आकार होगा या उनकी जो संरचना होगी वो इस प्रकार से होगी कि वो उस बारिश के मौसम को झेल सके, है ना। या जैसे जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पे अलग तरीके से घरों का स्ट्रक्चर होता है, या जैसे आपने इग्लू वगैरह के बारे में सुना होगा, है ना। तो समाज के जो रहने सहने का तरीका है वो बदल जाता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, ओके। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से समाज में परिवर्तन आते हैं अगर भूगोलिक परिवर्तन हो जाए तो। उसके बाद है इकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी पारिस्थितिकीय कारक। इसमें क्या होता है, पारिस्थितिकीय क्या होता है, हमारे अलावा हमारा बाकी चीज़ों से जो रिलेशन होता है वो पारिस्थितिकीय कहलाता है, यानी कि इकोलॉजिकल फैक्टर कहलाता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, पारिस्थितिक कारक मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इस संबंध में परिवर्तन सामाजिक संगठन, संस्कृति, अर्थव्यवस्था तथा जीवन शैली को प्रभावित करता है। ठीक, तो ये जो रिलेशनशिप है, यानी कि ह्यूमन बीइंग का नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, प्रकृति के साथ मनुष्य का जो रिलेशनशिप है, उसमें अगर कोई चेंज आता है तो सोसाइटी में भी, यानी कि समाज में भी चेंज आता है। ठीक है, अब इसमें लास्ट एक और कारक है जो है महान पुरुष एवं महिलाओं की भूमिका। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में व्यक्ति की भूमिका मेनली। ठीक है, इसको बोलते ही ऐसे हैं, ठीक है, कि द ग्रेट मैन एंड वुमेन, ये इस कारक का नाम है, महान पुरुष एवं महिलाओं का कारक। ठीक है, इनकी भूमिका। रोल ऑफ इंडिविजुअल इन सोशल चेंज, यानी कि किसी एक इंसान की सोशल चेंज में क्या भूमिका है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने कि पूरी सोसाइटी को चेंज किया किसी ना किसी लेवल पे, उनको महान कहा जाता है, महान पुरुष या महिला कहा जाता है, ग्रेट मैन एंड वुमेन कहा जाता है। तो इस कारक का नाम ही है महान पुरुष एवं महिला कारक, या इनकी भूमिका। ठीक है, द ग्रेट मैन एंड वुमेन। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने, जो रिफॉर्मर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, है ना, जिन्होंने कि अपने विचारों से नई प्रथाएं वो लेके आए हैं या पुरानी चीज़ों का उन्होंने अंत करवाया है ना, और नेतृत्व के माध्यम से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं।
ठीक है। जैसे हमारी कंट्री की अगर बात करें, जैसे महात्मा गांधी की वजह से अहिंसा का मूल्य जो है वो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है ना, तो समाज में ये चेंज आया। ठीक वहीं जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से उन्होंने जो कास्टिज्म के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उससे हमारा सोशल चेंज आया, है ना। और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो रिफॉर्मर्स हैं, जैसे भगत सिंह जी थे, उन्होंने विचारों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, है ना। और तो वहाँ से जो है अलग अलग मूल्य हमारे देश में, हमारे समाज में मिले और उसके हिसाब से समाज परिवर्तित हुआ। ठीक है, फिर चाहे बाल विवाह को ख़त्म करना हो, सती प्रथा को ख़त्म करना हो, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी किस वजह से हुई हैं, क्योंकि कुछ ऐसे महान लोग थे, कुछ ऐसे महान पुरुष या महान महिलाएं थी जिन्होंने ये इन चीज़ों को, इन कॉजेज़ को लीड किया और ये हमारे समाज को बदल के गए। ठीक है, तो ये कहलाएगा महान पुरुष एवं महिलाओं की भूमिका का कारक। ठीक, तो इसकी वजह से भी समाज में चेंजेस आते हैं। या महात्मा गांधी का जैसे रंग भेद नीति के खिलाफ जो उन्होंने इतना काम किया। उसके बाद है, अब ये हमारे जो कारण थे वो खत्म हो चुके हैं सामाजिक परिवर्तन के। अब हम पढ़ेंगे कि सामाजिक परिवर्तन की समस्याएं क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब समाज परिवर्तित हो रहा है, तो जैसे कि हमने देखा कि जो महान लोग थे उन्होंने तो कुछ अच्छे परिवर्तन कराए, है ना। उन्होंने तो समाज में जो भी कुरीतियां थी उनको उन्होंने खंडित किया और नए नए विचारधारा लेके आए और समाज में अच्छे बदलाव लाए, है ना। लेकिन कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं बदलते हुए समाज के साथ, है ना। तो अब हम वो देखेंगे कि क्या समस्याएं होती हैं जो कि जब समाज बदलता है तो फेस करनी पड़ती हैं। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि कोई चीज़ में अगर परिवर्तन आ रहा है तो अस्त व्यस्त तो होगा वहाँ का मामला, है ना। तो तीव्र सामाजिक परिवर्तन पुराने नियमों, मूल्यों और संस्थाओं को कमज़ोर कर देता है, जबकि नई व्यवस्था अभी स्थिर नहीं हो पाती। ठीक है, तो तेज नगरीकरण के कारण पारंपरिक सामुदायिक संबंधों का कमज़ोर होना। तो जो हम पारंपरिक चीज़ें लेके चल रहे होते हैं और अगर एकदम से ही उसमें तब्दीली आ जाए तो वहाँ पे डिसऑर्गेनाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो व्यवस्था होती है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है कि यूज टू होने में हमें टाइम लगता है किसी चीज़ के, है ना। कल्चरल लैग या सांस्कृतिक विलंब, वही बात जो ऑकबर्न की थी, हमने पहले भी पढ़ी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ। तो एक ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बन सकता है इसके लिए, है ना, कि ये सामाजिक परिवर्तन की भी समस्या है, कल्चरल लैग यानी सांस्कृतिक विलंब। उसके बाद है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच टकराव, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल संयुक्त परिवार की परंपरा और एकल परिवार की आधुनिक पसंद के बीच के संघर्ष। अब जब चेंजेस आते हैं समाज में तो भिन्न भिन्न प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट या संघर्षों की भी संभावना रहती है ना। तो इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं संघर्ष, विचारों का संघर्ष हो सकता है, मटेरियलिस्टिक संघर्ष हो सकता है। ठीक है, फैमिली डिसइंटीग्रेशन यानी कि परिवार का विघटन। ठीक है, समाज जब बदलता है तो औद्योगिकरण, नगरीकरण, प्रवास और व्यक्तिवाद पारंपरिक परिवार व्यवस्था को कमजोर करते हैं, है ना। तो अब जितनी भी आधुनिकता आई है, जितना भी समाज चेंज हुआ है, तो जो समाज में जो पहले एक एकता होती थी अब आज की डेट में वो नहीं है ना। ऑलमोस्ट जो है इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। हमारी सोसाइटी जो है, इंडियन जो कल्चर है, वो बेसिकली सोसाइटी वाला कल्चर माना जाता था कि यहाँ पे ये एक सामाजिक तरीके से लोग रहते हैं, जबकि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी देश होते हैं, उनको इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी के नाम से जाना जाता है कि वहाँ पे व्यक्तिगत टाइप का कल्चर ज़्यादा है। ठीक है, अब हमारा देश भी जो है धीरे धीरे सामाजिक बदलाव के थ्रू उसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। ठीक है, रोजगार के लिए युवाओं का शहरों में जाना और वृद्ध माता पिता का अकेले रह जाना इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद है इनइक्वालिटी यानी असमानता। अब कहीं अगर चेंज हो रहा है तो सोशल चेंज तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना कि
भाई हर एक जने को सेम तरीके से प्रभावित करेगी नहीं, ठीक है। किसी के लिए वो अच्छी भी हो सकती है, किसी के लिए वो बुरी भी हो सकती है ना। तो ये हर किसी को जो अलग प्रकार से प्रभावित करती है, इक्वल तरीके से प्रभावित नहीं करती। सामाजिक परिवर्तन का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचता है, ठीक है। अब जैसे इंटरनेट की फैसिलिटी है, अब इंटरनेट अगर हर घर में पहुंच भी गया है, ठीक है, तो क्या उसका लाभ हर कोई सेम तरीके से उठा पाएगा? नहीं। अब उसका लाभ उठाने के लिए पहले आपको शिक्षित होना जरूरी है, आपके पास उतने गैजेट्स होने जरूरी हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका कैसे कैसे यूज किया जा सकता है ना। तो ये सब काम जो है, बेशक समाज चेंज हो गया इंटरनेट की वजह से फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उस इंटरनेट का फायदा हर कोई अलग अलग तरीके से ही उठा पाया है, एज पर देयर नॉलेज, देयर एजुकेशन, देयर फैसिलिटीज, है ना। तो वो सब चीजें, और जिन तक ये सुविधा नहीं पहुंची तो वो तो बिल्कुल लाभ उठा ही नहीं पाए हैं। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। अब बेरोजगारी कैसे बढ़ती है? जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहा है, तो बदलाव किस डायरेक्शन में आ रहा है? अगर हम तकनीकी की बात करें तो चीज़ें बहुत टेक्निकल होती जा रही हैं। पहले कितनी सारी चीज़ें हम मैनुअल करते थे, जैसे हमने बात की कि हम आटा भी जो है घर में बनाते थे, गेहूं पीस के चक्की से, है ना, या कपड़े हाथ से धोते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रिप्लेस हो चुकी हैं मशीनों से, है ना। और ये तो बहुत पहले हो चुकी हैं। आज की डेट में तो इवन जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो जो कोड लिखता था, ठीक है, उसके लिए भी एआई आ चुका है पिक्चर में, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इससे बेरोजगारी के चांसेस बढ़ जाते हैं कि या तो आप वो स्किल सीखो, एंड स्किल सीखने के बाद भी मशीन क्या करती है, मशीन ज़्यादा व्यक्तियों का काम एक सिंगल मशीन कर लेती है, ठीक है। तो मशीन जो काम कर रही है, अगर 100 व्यक्तियों का काम एक मशीन कर रही है और सारे 100 के 100 व्यक्तियों ने जो है वो मशीन वाली स्किल अगर सीख भी ली है, तो उसमें से कितने लोगों का चुनाव होगा जो उस मशीन को ऑपरेट कर सकता है? एक या फिर 2 जो कि सब्स्टिट्यूट की तरह काम करें, बाकी के 98 लोग तो फिर भी बेरोजगार रह जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जब तकनीक आगे बढ़ती है, समाज में क्या चेंजेस आते हैं कि समाज बेरोजगारी और उत्पन्न करता है, ठीक है। तकनीकी विकास और आर्थिक परिवर्तन कुछ पारंपरिक रोजगारों को समाप्त कर देते हैं। कारखानों में मशीनों द्वारा श्रमिकों का स्थान लेना, ठीक है। और क्या समस्या आ सकती है? आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी पहचान का संकट। इसमें क्या होता है, तेज सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन व्यक्ति की व्यक्तिगत एवं सामाजिक पहचान में भ्रम उत्पन्न करते हैं, ठीक है। शहरी, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? शहरी युवाओं को पारंपरिक सांस्कृतिक और आधुनिक जीवन शैली के बीच संतुलन बनाने का संघर्ष। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा होता है, स्पेशली अगर हम एग्जाम्पल लें फैशन का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हर कोई जो युवा है या बच्चे हैं, किशोर हैं, वो हमारी कंट्री में स्पेशली इतने सारे कल्चर, और हर कोई अपने फैमिली में पल बढ़ रहा है, तो वो वहाँ का कल्चर ग्रहण कर रहा है ना। लेकिन जो उसे देखने को मिलता है स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, आज की डेट में तो बहुत जल्दी एक्सपोजर है बच्चों का इन चीज़ों की तरफ, तो उन्हें पता चलता है कि ओके समाज में तो कुछ और ही फैशन चल रहा है ना। जो जैसे हम दिखते हैं या जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम बाल बनाते हैं, जो भी हम फॉलो करते हैं, जैसे हम लगते हैं, बेसिकली जैसे हमारी लुक्स हैं, वो तो समय के हिसाब से है ही नहीं, वो तो आजकल आधुनिक चीज़ है ही नहीं। तो ये जो उनको एक गैप फील होगा कि अच्छा हमें भी इस तरीके से बनना है या इस तरीके से दिखना है, इस तरीके से लगना है, जहाँ पे कि उनको अपनी जो खुद की पहचान है उस पे जो संकट है वो फील होगा, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस की यहाँ पे सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो जितनी ज़्यादा जल्दी अगर टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोजर बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा जल्दी ये चीज़ भी प्रभावित करेगी इंसान के माइंड को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब अगेन जितना कि हमारी सिटीज़ में जितना एनवायरमेंट का इशू है वो सब क्यों है? क्योंकि औद्योगिकरण हुआ है, नगरीकरण हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। जितनी पॉपुलेशन गांव में है उससे तो कहीं गुना ज़्यादा शहरों में पॉपुलेशन होती है ना। अब उनको जो है रखने के लिए छोटे छोटे घर बनाने पड़ते हैं, एक ही बिल्डिंग में इतने इतने मंजिला घर होते हैं, और प्रदूषण की समस्याएं आती हैं। तो औद्योगिकरण, नगरीकरण और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से
पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, जैसे कि शहरों में तेज औद्योगिकरण विकास के कारण वायु का प्रदूषण होना, है ना। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट की समस्याएं आती हैं। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं जो कि समाज के परिवर्तन होने से आती हैं। ठीक है, अब हम करेंगे थ्योरीज। तो अब हम करेंगे थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो थ्योरीज होती हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि समाज को परिवर्तित कर सकती हैं, है ना। कितने तो हमने कारक पढ़ लिए। ठीक है, यहाँ पे हम वही करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंपॉर्टेंट है। अब पहली बात तो ये कि ये थ्योरीज भी जो है ना अलग अलग कैटेगरीज में हैं। ठीक, अब उनके अंडर कोई कोई जो थिंकर आए, जो विचारवादी आए, उनकी अपनी क्या क्या कहना है, क्या क्या उन्होंने थ्योरी दी, वो चीज़ें हैं। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि मेजर कैटेगरीज क्या हैं जो हम इस क्लास में देखेंगे। तो मेजर कैटेगरीज हम यहाँ पे 4 देखेंगे। पहला, इवोल्यूशनरी थ्योरी या थ्योरीज। दूसरा, साइक्लिकल थ्योरीज। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज। और फोर्थ यानी चौथा इसमें होगा आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरीज। ठीक है, इवोल्यूशनरी थ्योरीज को हिंदी में क्या बोलेंगे? विकासवादी सिद्धांत। साइक्लिकल को बोलेंगे चक्रवाती सिद्धांत। कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष के सिद्धांत। और स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरीज मतलब संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, थ्योरीज सोशल चेंज बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। जब से इंसान है तब से ये टॉपिक शुरू हो रहा है और आज की डेट में और आगे भी चलेगा, है ना। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हमें ये फोकस करना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और आपके सिलेबस में कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो थ्योरीज जो है यहाँ पे शुरू से लेके क्लासिकल थ्योरीज की बात करो जो कि इवोल्यूशनरी थ्योरीज में आती हैं आपकी, या उसके बाद जो थिंकर्स आए और क्या क्या चल रहा है आजकल, तो वो सारी चीज़ें आपकी थ्योरीज बहुत टाइप की हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम जो मेजर पढ़ेंगे वो हम फोकस्ड रहेंगे हमारी कुछ थ्योरीज के ऊपर ही, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो अब आपको यहाँ पे पढ़ना किस तरीके से है, आपको ये तो हो गई थ्योरीज की कैटेगरीज। ठीक है, इनके अंदर अब हर थ्योरी की जो कैटेगरी है उसका एक पर्टिकुलर कोई सोच होगी। ठीक है, वो किसी एक सिद्धांत पे बेस्ड होगी। हर किसी का एक एक पर्टिकुलर सिद्धांत होगा, जो एक वन लाइन का सिद्धांत होगा, जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ लिया साइक्लिकल थ्योरीज किस चीज़ पे बेस्ड होती हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी, इसमें आपको थिंकर्स पता होना चाहिए, विचारवादी कौन कौन थे। ठीक,
जैसे इवोल्यूशनरी थ्योरी में किन किन के नाम हैं, तो ये नाम भी बहुत सारे हैं, हम यहाँ पे कुछ गिने चुने नाम करेंगे जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, इनमें जो भी नाम दिए हैं, नाम बहुत सारे होंगे, लेकिन किसी किसी की थ्योरी के बारे में कई बारी पर्टिकुलरली पूछ लिया जाता है कि इन्होंने क्या कहा, तो उनके विषय में उन्होंने जो पर्टिकुलरली कहा होगा वो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे फोकस करनी है थ्योरीज में। इन सब चारों थ्योरीज के नाम, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज के नाम, ठीक है, ये कैटेगरीज हैं थ्योरीज की, इनके नाम, इनका एक एक लाइन का डिस्क्रिप्शन कि ये क्या होती हैं, इनके थिंकर्स, और उन थिंकर्स में से कुछ एक का हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इवोल्यूशनरी थ्योरीज के बारे में, यानी कि विकासवादी सिद्धांत। तो इवोल्यूशनरी थ्योरीज वालों का क्या कहना था कि जो समाज है ना, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ इवॉल्व होता है, ठीक है, यानी कि सरल से जटिलता की ओर वो बदलता है, ठीक। तो समाज सरल रूपों से जटिल रूपों में विकसित होता है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, या जो इसकी जो मेन पॉइंट है, वो क्या है? समाज सरल से जटिल रूप की ओर विकसित होता है। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब क्या है? विकासवादी, विकास बताएगा कि किस डायरेक्शन में विकास हो रहा है समाज का, ठीक है। तो ये बताएगा कि समाज जो है सरल से जटिल की ओर विकसित होता है, यानी कि सोसाइटी इवॉल्व्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कीवर्ड आपको क्या याद रखने हैं? बस सरल से जटिल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हो गए आपका एक लाइन का डिस्क्रिप्शन कि भाई इवोल्यूशनरी थ्योरीज किस पे बेस्ड होती हैं। अब इनके थिंकर्स कौन थे? यानी कि विचारक जो मेन है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हैं ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, लुइस हेनरी मॉर्गन और एमिले दुर्खिम। ठीक है, ये 4 नाम आपको पता होने चाहिए। इसको ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है, पहला ये नाम, दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरा लुइस हेनरी मॉर्गन, ठीक है, और फोर्थ इज एमिल दुर्खिम।
ठीक है, तो ये 4 नाम आपको इसमें याद होने चाहिए इवोल्यूशनरी थ्योरीज में, विकासवादी सिद्धांत में। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनमें से किसी का भी आपसे एग्जाम्पल करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन है इनमें से इवोल्यूशनरी थ्योरीज में से। ठीक है, अब इसमें हम ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और एमिले दुर्खिम के बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या बोला था अबाउट सोशल चेंज। तो पहला है ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इवोल्यूशन की बात है यानी विकास की बात है। इन्होंने किस चीज के विकास की बात की, इन्होंने इंसान के सोच के विकास की बात की। ठीक है, कि ह्यूमन थिंकिंग कैसे इवॉल्व हुई है, मनुष्य का चिंतन कैसे विकसित हुआ है, इन्होंने इस चीज के ऊपर बात की। ठीक, क्या बात की कि मनुष्य का चिंतन कैसे विकसित हुआ है। यानी कि हाउ ह्यूमन थिंकिंग इज इवॉल्व्ड। ठीक है, अब मेन क्या था, इवोल्यूशनरी थ्योरीज का मेन कंसेप्ट क्या था, सरल से जटिलता की ओर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। ठीक है, तो अब इन्होंने किसके विकास की बात की, ह्यूमन थिंकिंग की। ठीक है, मनुष्य के चिंतन के विकास की बात की, तो यहाँ पे चिंतन भी जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेगा। ठीक, तो इन्होंने 3 स्टेजेस दी। तो इनकी जो थ्योरी है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। ठीक है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस किसने दिया, या लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किसी भी तरीके से। यानी कि 3 अवस्था का नियम। ठीक है, और वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी दी इन्होंने, पहली अवस्था दी थियोलॉजिकल, दूसरी दी मेटाफिजिकल, और तीसरी अवस्था का नाम या थर्ड स्टेज का नाम दिया पॉजिटिव। थियोलॉजिकल को क्या कहेंगे, धार्मिक अवस्था, धार्मिक अवस्था। मेटाफिजिकल मतलब तात्विक, तत्वों से बना हुआ मेटाफिजिकल। ठीक है, या फिर आध्यात्मवादी। ठीक, तात्विक या अवस्था। और पॉजिटिव क्या होगा, वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। ठीक है, प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि इंसान की सोच जो है वो ऐसे विकसित हुई है। ठीक है, पहले थियोलॉजिकल ज्यादा थी, फिर उसके बाद तात्विक विकसित हुई है, फिर प्रत्यक्षवादी की ओर इंसान गया है। थियोलॉजिकल धार्मिक अवस्था यानी कि हर चीज को जो है गॉड से रिलेट कर देना, कि ये चीज हुई क्यों हुई, भगवान की वजह से, है ना। कुछ एक्सटर्नल चीजों को, सुपर नेचुरल पावर्स को जो है इसका श्रेय दे देना, या डिवाइन चीजें, है ना। तो यहाँ पे मेनली किससे रिलेटेड है ये, गॉड्स, सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, इन सब चीजों से रिलेटेड है कि भाई कुछ भी चीज होती थी तो शुरू शुरू में क्या होता था, इंसान की सोच कैसी थी कि वो हर चीज को जो है बोल देता था कि ये भगवान की वजह से हुआ है ना। फिर है मेटाफिजिकल सोच, यानी कि तात्विक। तात्विक में क्या होगा, अब यहाँ पे वो नेचर को बोलेगा, है ना। अब मतलब अब उसे कोई चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे तो गॉड, सुपर नेचुरल पावर, ऐसी चीजों की बात करता है जिसका कि उसको रीजन नहीं पता, उसको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, किसी ऐसी चीज के बारे में वो रीजन बता देता कि ये चीज इसलिए हुई है क्योंकि
उन्होंने ऐसा चाहा, ठीक है। अब मेटाफिजिकल को क्या बोलेगा, वो नेचर को, ठीक है, नेचर के जो फोर्सेस हैं उनको वो यहाँ पे नेचर का जो एसेंस है उसको यहाँ पे वो देगा कि हाँ भाई नेचर ने ऐसा बदलाव आया नेचर के अंदर तो ये ऐसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेचर को यहाँ पे तवज्जो दी इन्होंने एक्सप्लेनेशन में। पॉजिटिव के टाइम पे क्या हुआ, अब यहाँ पे साइंटिफिक सोच आ गई कि अगर आप किसी चीज़ को प्रूव कर पा रहे हो, किसी चीज़ के एविडेंस हैं, किसी चीज़ के तथ्य हैं आपके पास, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के जरिए, है ना, अवलोकन के जरिए, तो ही आप उस चीज़ को मानेंगे, ठीक। तो ये यहाँ पे आ गए, एविडेंस हो, ऑब्जर्वेशन हो, इन सब चीज़ों का महत्व इस सोच के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये कहा था ऑगस्ट कॉम्टे ने, 3 अवस्था का नियम था, 3 स्टेजेस का लॉ था, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, ठीक है। मनुष्य के चिंतन कैसे विकसित हुआ है ये इन्होंने बात की थी और इवोल्यूशनरी थ्योरी के अंदर इनका आता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की तरफ। ठीक है, अब हर्बर्ट स्पेंसर ने किसकी बात की, ऑगस्ट कॉम्टे ने तो विकास में इंसान की सोच की बात की, थिंकिंग की बात की। इन्होंने बात की किसके विकास की, सोसाइटी के, समाज के विकास की, कि समाज कैसे जो है विकसित होता है। तो इन्होंने बोला कि समाज जो है वो सरल से जटिल की ओर जाता है, होमोजीनस से हेट्रोजीनस की ओर जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बात की इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की, ठीक है, समाज के विकास की। और क्या दिशा बताई, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, ठीक है, यानी कि सरल समाज से जटिल समाज की तरफ जाता है। और दूसरा क्या बोला, होमोजीनस से हेट्रोजीनियस की तरफ जाता है, ठीक है, यानी कि समरूप से विषम रूप की तरफ जाता है। यानी कि पहले थोड़ी थोड़ी समानता होती है समाज में, उसके बाद धीरे धीरे उसमें विषमताएं आने लग जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जाता है। और इन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी में कि जो समाज है, सोसाइटी है, वो कैसे आगे विकसित होती है, किस क्रम में विकसित होती है। पहले होती है सिंपल, फिर होती है कंपाउंडेड, फिर होती है डबली कंपाउंडेड, और फिर पहुंचती है वो कॉम्प्लेक्स तक, ठीक है। इस तरीके से जो है सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक पहुंचती है। यानी हिंदी में अगर इसको लिखेंगे तो कैसे, पहले शुरू में होती है सरल, फिर बनती है कंपाउंडेड यानी संयुक्त, फिर बनती है द्विसंयुक्त डबली कंपाउंड, और फिर बनती है जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो भिन्नताएं जो हैं वो आती जाती हैं समाज में जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, ये इनका कहना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हर्बर्ट स्पेंसर का। अब ये हमने पहले भी एग्जाम्पल देखा था ना कि होमोजीनस में पहले लोग ज़्यादा अलग अलग भिन्नताएं नहीं होती थी, इतने सरल होते थे, ज़्यादा इतने काम धंधे नहीं करते थे, है ना, और बहुत ज़्यादा अलग अलग आयामों में इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती गई है, हर फील्ड में अलग अलग विकसित चीज़ें होती गई हैं और उसके हिसाब से विषमताएं जो हैं वो बढ़ती गई हैं, विषम रूप लेती गई है सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स होती गई है। तो ये कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें थर्ड हम देखेंगे एमिल दुर्खिम का।
तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, जो हमने पीछे अभी बात भी की थी, तब वहां पे जो डिवीजन ऑफ लेबर आया था, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। ये आर्थिक कारक के अंदर जो हमने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी, ये जो सिद्धांत था ये एक्चुअली एमिल दुर्खिम का ही था, ठीक है। तो इसमें क्या था ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो एमिल दुर्खिम ने क्या बोला था कि जब डिवीजन ऑफ लेबर, इनका सिद्धांत क्या बताता है कि डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम का विभाजन, ठीक है, श्रम विभाजन जब ये बढ़ता है तो समाज की एकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन जब बढ़ता है तो समाज की एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। समाज की एकता को क्या कहेंगे, सोशल सॉलिडेरिटी, ठीक है, पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इन्होंने बात की। तो इसका जवाब इन्होंने क्या दिया कि जब श्रम का विभाजन बढ़ता है समाज में, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता है, तो जो हमारा समाज की जो एकता होती है, हमारे समाज में जो एकता होती है वो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की तरफ बढ़ती है, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ता है इसका, यानी कि सामाजिक एकता का क्या प्रभाव पड़ेगा, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी से किसकी ओर जाएगी, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की तरफ। यानी कि यांत्रिक एकता से जैविक एकता की ओर, जैविक एकता की ओर ये जाएगी, ठीक है। मैकेनिकल का इसमें मीनिंग क्या है, मैकेनिकल इज रिलेटेड टू सिमिलैरिटी, यानी कि समानता को दर्शाता है, और ऑर्गेनिक इंटरडिपेंडेंस को दर्शाता है यहां पे, ठीक है। जैविक किसको दर्शाता है, परस्पर निर्भरता को, ठीक है। अब इसके बारे में, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में हमने पीछे पढ़ तो लिया था डिटेल में, है ना, कि जैसे जैसे वही कि समाज आगे बढ़ेगा, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कितने सारे अलग अलग जो है वहाँ पे कर्मचारी होंगे, है ना, और इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा होगी, है ना, कि एक दूसरे के बिना काम बिल्कुल नहीं चल पाएगा। वहीं पहले के ज़माने में खेती है या मिठाई बनाने का काम है, तो उसमें क्या है, लोग एक ही, उनके काम में सिमिलैरिटी ज़्यादा है ना, जिसको अनाज उगाना आएगा उसको उसमें पानी देना भी आएगा, है ना। हालांकि उन्होंने काम बांट रखे होते हैं, क्यों, क्योंकि एक जना कितनी ज़्यादा मेहनत करेगा तो ज़्यादा वॉर्न आउट हो जाएगा ना, तो इस वजह से सिर्फ श्रम के विभाजन को उन्होंने किया होता है, लेकिन स्किल्स सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। लेकिन जैसे जैसे अब
मॉडर्न सोसाइटीज होती जा रही हैं तो स्किल बेस्ड जो है विभाजन होता है श्रम का, ठीक है। तो यही बात वहाँ पे इनके टेक्निकल वर्ड्स की फॉर्म में है, तो ये वर्ड्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं जिनका इन्होंने यूज़ किया कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी यानी कि समाज की एकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, यांत्रिक एकता से जैविक एकता की ओर जाता है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की तरफ जाता है। पहले के ज़माने में ज़्यादा समानताएं होती थी, ठीक है, और अभी क्या है, परस्पर निर्भरता ज्यादा देखने को मिलती है लोगों के बीच, क्योंकि उनकी स्किल सेट जो है वो अलग अलग होती जा रही है। तो ये इन्होंने बोला था डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में कि श्रम विभाजन जब बढ़ता है तो समाज की एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज की एकता यांत्रिक एकता से जैविक एकता की ओर जाती है, ठीक है। यानी कि सोशल सॉलिडेरिटी जो होती है वो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इवोल्यूशनरी थ्योरीज। अब हम देखेंगे साइक्लिकल थ्योरीज। तो हमने जो यहाँ पे लिखा था सारी थ्योरीज के नाम, उसमें सेकंड है साइक्लिकल थ्योरी, यानी इसको चक्रीय सिद्धांत लिख लो, चक्रवाती नहीं। इसको यहाँ पे चक्रवाती की जगह चक्रीय सिद्धांत कर लो, ठीक है। ये ज्यादा सही वर्ड लग रहा है। तो जैसे हमने इवोल्यूशनरी थ्योरीज की यानी विकासवादी सिद्धांत किए, वैसे ही हम इसको कवर करेंगे कि यानी पहले थ्योरी का एक पर्टिकुलर लाइन का सिद्धांत देख लेंगे कि क्या कहती है ये थ्योरी। उसके बाद इसमें कौन कौन से थिंकर्स हैं और उसमें से जो थिंकर्स के इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे साइक्लिकल थ्योरी नाम से पता चल रहा है चक्रीय है, यानी कि एक पूरा साइकिल बन रहा है, चक्र बन रहा है, यानी कि जो थ्योरी जहाँ से कुछ शुरू हुआ वो वहीं आके खत्म हो रहा है, ठीक है, पूरा चक्र ऐसे बनता जा रहा है। तो यहाँ पे ये थ्योरी यही कहती है कि समाज जो है धीरे धीरे ऊपर उठता है, ग्रोथ आती है, एक मोमेंट पे आके बिल्कुल मैच्योर हो जाता है और फिर उसके बाद से फिर से वो ढलान की तरफ आने लग जाता है और फिर एक मोमेंट पे आके वो खत्म हो जाता है, फिर नया साइकिल शुरू होता है और इस तरीके से जो है सोशल चेंज होता रहता है चक्रीय सिद्धांत के रूप में, ठीक है। तो इसमें इनकी क्या लाइन थी कि राइज होता है, सोशल या सोसाइटी जो है वो राइज होती है, फिर उसमें ग्रोथ होती है, फिर उसमें मेच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइन आता है और फिर एक नया साइकिल फिर से शुरू होता है, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, उदय होता है समाज का, ठीक है, फिर समाज का विकास होता है, फिर समाज में परिपक्वता आती है, फिर उस समाज का पतन होता है और फिर क्या होता है, फिर नया चक्र शुरू होता है, ठीक है। तभी तो देखते हैं ना हम कितनी सारी सोसाइटीज जो हैं मिट चुकी होती हैं। इंडस सिविलाइजेशन तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस चीज का है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब चीजें हमें पता चलती हैं कि कोई सोसाइटी थी और वो किस तरीके से पूरी खत्म हो चुकी है। और ये कोई ऐसे कोई शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं होती, बहुत लंबे लंबे समय की ये चीज़ें होती हैं। और अगर वॉर वगैरह की चीज़ें हों तो ये थोड़ी सी फास्ट हो सकती हैं, है ना, या एकदम से ही नेचुरल कैलामिटी या कुछ इस टाइप की चीज़ें आ जाएं तो उस पर इनकी स्पीड डिपेंड करेगी, ठीक। इसमें जो मेन थिंकर्स होंगे, विचारक होंगे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट नाम हम देख लेते हैं। ऑसवाल्ड स्पेंगलर, पितिरिन, सोरोकिन, आर्नोल्ड
टॉइन बी